दोस्तों बीती 31 जुलाई को नूह में वीएचपी ने ब्रजमंडल यात्रा निकाली। यात्रा नूह के नलहरेश्वर मंदिर से बड़कली चौक, फिरोजपुर, झिरका के शिव मंदिर होते हुए पुनाना के राधा कृष्ण मंदिर तक जानी थी। दोपहर 1 बजे तक जब ये यात्रा बड़कली चौक पर पहुंची तो कुछ लोगों ने इस पर पथराव कर दिया। चारों तरफ से भीड़ आने लगी। यात्रा में शामिल लोगों पर गोलियां और पत्थर बरसने लगे। जान बचाने के लिए लोगों ने जो कुछ किया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुलिस वालों ने डर के मारे अपनी वर्दी उतार दी। एक टीवी पत्रकार ने हाथ पर बंधा कलावा उतारकर फेंक दिया और एक महिला मजिस्ट्रेट तो अपनी 3 साल की बच्ची के साथ एक गैराज में छिप गई। डर के मारे लोग नलहरेश्वर मंदिर की तरफ भागने लगे। मंदिर के तीनों तरफ पहाड़ियों से भीड़ पर गोलीबारी हो रही थी। देखते ही देखते यात्रा में मौजूद सारे लोग मंदिर की तरफ भागे। हमला करने वाले लगातार मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आसपास के पूरे इलाके में दंगाइयों ने तांडव मचा दिया। इतनी भीड़ के सामने पुलिस भी बेबस थी। फोन पर अतिरिक्त फोर्स को बुलाया गया और जब तक फोर्स आती तब तक 6 लोग इस गुस्साई भीड़ का शिकार हो चुके थे। सैकड़ों गाड़ियां फूंकी जा चुकी थी और दर्जनों लोग और पुलिस वाले इस हिंसा में घायल हो चुके थे। दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि उसके अपने ही लोग अपने ही देश में शांति से धार्मिक यात्रा न निकाल पाए और जब वो यात्रा निकालने जाएं तो उन पर इस तरह का हमला हो जाए। ऐसे में सवाल ये है कि नूह में जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? क्या इस हिंसा की जिम्मेदारी हजारों की वो भीड़ है जिसने कई दिन पहले ही इसकी तैयारी की थी, हथियार जुटाए, आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, या इस भीड़ को उकसाने के लिए मोनू मनेसर और बजरंग दल के लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने यात्रा से पहले वीडियो रिलीज कर दूसरे पक्ष को भड़काने की कोशिश की? या फिर इस सारी हिंसा के लिए वो नकारा पुलिस जिम्मेदार है जिसके पास 10 दिन पहले भी हमले की खुफिया जानकारी थी मगर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाई? तो आज के इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो ध्यान से देखिएगा, सही लगे तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाएगा, शेयर जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम 31 जुलाई में नूह में हुई हिंसा की बात करें, आपको इस इलाके के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। नूह हरियाणा का एक मुस्लिम बहुल इलाका है। 80% आबादी मुस्लिमों की है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक नूह भारत के सबसे पिछड़े जिलों में आता है। यहां पुरुषों की साक्षरता दर 70% है तो महिलाओं की साक्षरता दर शायद देश में सबसे बुरी है। यहां हर 3 में से सिर्फ 1 महिला ही साक्षर है। नूह सेक्सटॉर्शन का भी अड्डा है। झारखंड के जामताड़ा के साथ साथ देश भर में सबसे ज्यादा साइबर अपराध भी यही होते हैं। यह इलाका गौहत्या के लिए बदनाम है और यही एक वजह है कि यहां अक्सर गौरक्षक और गौ तस्कर आपस में भिड़ते रहे हैं। 2019 में खुद पुलिस ने यह बात कबूली है कि इस इलाके में गौ तस्करी पर काबू पाना उनके लिए भी आसान नहीं है। इसी नूह में 31 जुलाई को नलड़ मंदिर से पुनाना तक जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। यात्रा से पहले हिंदू पक्ष के कुछ लोगों की तरफ से वीडियो निकाले गए। उनमें से एक वीडियो मोनू मनेसर का भी था। आपको बता दें कि मोनू मनेसर वही शख्स है जिस पर इस साल फरवरी के महीने में गौ तस्करी के मामले में नासिर और जुनैद की हत्या का आरोप है। वायरल वीडियो में मोनू दावा यह कर रहा था कि वो 31 जुलाई की इस यात्रा में शामिल होगा। वो बाकी लोगों से अपील कर रहा था कि वो भी इस यात्रा में शामिल हों। कुछ लोगों का कहना है कि नासिर और जुनैद की हत्या के बाद से मेवात के लोगों में मोनू को लेकर पहले से काफी गुस्सा था। ऊपर से 6 महीने बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी। ऐसे में जब उसने यात्रा में आने की बात की तो लोकल लोग भड़क उठे। उन्होंने भी मोनू को धमकी देते हुए जो वीडियो जारी किए। ऐसे बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जिसमें मुस्लिम युवाओं की तरफ से 31 जुलाई को नूह में इकट्ठा होने की अपील की जा रही है। कुछ लोगों का यह मानना है कि 31 जुलाई को नूह में जो कुछ हुआ उसके लिए मोनू मनेसर और हिंदूवादी नेताओं के भड़काऊ वीडियोज ही जिम्मेदार हैं। हमारी मोनू मनेसर या उन जैसे किसी भी शख्स से कोई हमदर्दी नहीं है। हम ये भी मानते हैं कि अगर ऐसा कोई भी शख्स भड़काने का काम कर रहा है तो उसे फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। मगर इतनी बड़ी हिंसा को मोनू मनेसर या किसी के वीडियो की आड़ में जस्टिफाई करना भी एक घिनौना अपराध है। मोनू ने वीडियो जारी कर बयानबाजी जरूर की थी, लेकिन यह भी सच है कि यात्रा वाले दिन वो इसमें शामिल नहीं था। अब तक ऐसे भी तथ्य सामने नहीं आए हैं कि यात्रा में शामिल लोगों ने यात्रा के दौरान कोई भड़काऊ बात की हो। इसके बावजूद जिस तरह यात्रियों की भीड़ को घेर कर चारों तरफ से मारा गया, पत्थरबाजी की गई, मंदिर के आसपास की पहाड़ियों से एडवांस हथियारों से हमले किए गए, ये बहुत ही डराने वाला था। उस वक्त जो लोग वहां मौजूद थे उनके डर की तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। देख रहे हैं ना, वो लेडीज ले जा रहे हैं, देखो। सवाल यह है कि इस भीड़ के पास ऐसे खतरनाक हथियार आए कैसे? इतनी बड़ी तादाद में वहां बाहरी लोगों को कैसे लाया गया? कानून व्यवस्था बनाने के लिए मौजूद वहां पुलिस पर ही उस भीड़ ने हमला क्यों कर दिया? इतनी गाड़ियों को फूंकने की नौबत कैसे आई? साइबर पुलिस थाने पर हमला क्यों किया गया? अगर नाराजगी यात्रियों से थी तो लोकल लोगों की दुकानों के ताले तोड़कर उन्हें क्यों लूटा गया? ये सारी बातें कम से कम इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हमले के लिए कई दिन पहले ही तैयारी की गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 21 से 23 जुलाई के बीच लोकल लोगों ने कई मीटिंग्स की और यात्रा पर हमला करने का प्लान बनाया। यहां तक कि इस हमले के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए।
हमले के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। खुद एक मजिस्ट्रेट आबिद हुसैन ने अपनी शिकायत में इस बात की गवाही दी है कि 35 से 40 हिंदू यात्रियों पर दूसरे धर्म के लोगों की तरफ से हमला किया गया। ये सारी बातें इशारा करती हैं कि मोनू मनेसर या उस जैसे किसी भी शख्स के उकसाने से निपटने के लिए दूसरी पक्ष ने पूरी तैयारी कर ली थी। मगर ऐसा लगता है कि यात्रा के दौरान घात लगाकर बैठे यही लोग खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए और बिना किसी उकसावे के ही भीड़ पर हमला कर दिया। आज तक चैनल ने इसी मुद्दे पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया तो बहुत हैरान करने वाली चीजें सामने आई। स्टिंग ऑपरेशन में खुफिया विभाग के एक अधिकारी ने कबूल किया है कि उनके पास इस बात का इनपुट था कि यात्रा वाले दिन हिंसा हो सकती है, दोनों पक्ष आपस में भिड़ सकते हैं, और उन्होंने 10 दिन पहले ही इसकी जानकारी पुलिस को दे दी थी। लेकिन इस स्टिंग ऑपरेशन में एसएचओ ये कहते हुए सुने गए कि उनके आसपास ऐसा कोई इनपुट नहीं था। ये अपने आप में कितनी शर्म की बात है कि इतने सेंसिटिव इलाके में भी सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस वाले आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। पुलिस वाले इस अफवाह को भी फैलने से नहीं रोक पाए कि मोनू मनेसर नूह में आ गया है। पुलिस बस ये मानकर चल रही थी कि हर बार यात्रा शांतिपूर्ण हो जाती है तो इस बार भी हो जाएगी। उसे यह भी लग रहा था कि वो भीड़ पर काबू पा लेगी और ग्राउंड पर कोई तनाव नहीं होगा। ऐसा लगता है कि इस मामले में जैसी गंभीरता, जैसी सीरियसनेस पुलिस की होनी चाहिए थी, उसने वैसी दिखाई नहीं वहां। सवाल यह है कि चाहे मोनू मनेसर हो या दूसरे पक्ष के लोग, जब इन लोगों के वीडियोस इतने दिनों से आम आदमी सोशल मीडिया पर देख पा रहा था तो क्या ये पुलिस को दिखाई नहीं दिए? वीडियो में क्लियरली ये लोग कहते हुए सुने जा रहे थे कि 31 जुलाई को यात्रा मार्ग के आसपास इकट्ठा होना है। लोकल इन्फ्लुएंसर्स बाहर से लोगों को गाड़ियों में आने के लिए बोल रहे थे। तो क्या ये सब देखकर भी पुलिस कुछ समझ नहीं पाई? और आज जब इस हिंसा में 6 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज डैमेज हो गई, तो हर कोई बड़े बड़े हवाई दावे कर रहा है। और जिस टाइम हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं तब तक कार्रवाई के नाम पर नूह के आसपास इलीगल रूप से रह रहे रोहिंग्याओं के दर्जनों झुग्गियों को ढहाया जा चुका है। सालों से अवैध रूप से बनी 2 दर्जन मेडिकल शॉप्स को गिरा दिया गया है। हिंसा में शामिल 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इतने ही लोगों को निगरानी में रखकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। मगर सवाल वही है कि काश ये मुस्तैदी पहले दिखा दी गई होती तो इतने बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि लड़ने मरने की जो बातें होती हैं ना, वो एक बार आप में जोश तो पैदा करती हैं। ये लड़ाई अगर किसी और धर्म और जाति से करने की बात आ जाए तो कुछ लोग और ज्यादा जोश में आ जाते हैं। वो ऐसी लड़ाइयों को अपनी साख का सवाल बना लेते हैं। मगर क्या किसी ने सोचा कि इन लड़ाइयों का हासिल क्या है? कोई मोनू मनेसर वीडियो रिलीज कर दूसरी तरफ के लोगों को ललकारता है, दूसरी तरफ के लोग भी वैसी वीडियोस बना के धमकियां देते हैं। यात्रा का दिन आता है, पथराव होता है, गोलियां चलती हैं और मारा जाता है कौन? गुरसेवक नाम का होमगार्ड का एक जवान। वो गुरसेवक जो वहां किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि दोनों तरफ के लोगों को बचाने के लिए मौजूद था। वो गुरसेवक जिसके 4 और 6 साल के 2 बच्चे हैं। गुस्सा एक आदमी का था, निकालना दूसरे को था, और मारा गया कौन? वो इंसान जिसका किसी से कोई झगड़ा था ही नहीं। अपना पिता उन बच्चों ने खो दिया जो इनमें से किसी को नहीं जानते थे। हिंसा नूह में हुई और मारा गया गुड़गांव का 26 साल का वो इमाम साद, जिसका इस हिंसा से कोई लेना देना ही नहीं है, जिसे इस हमलों के गुस्से में 100 लोगों की गुस्साई भीड़ ने मस्जिद में घुसकर मार दिया। अब यात्रा पर हमला करने वाले चाहें तो ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि हमने यात्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। मगर क्या वो उस इमाम के घर वालों को कोई तसल्ली दे पाएंगे जो अपने तरीके से दुनिया में शांति बांटने का काम कर रहा था? जो भीड़ अपनी तरफ से हिंदुओं को सबक सिखा रही थी, उसी भीड़ ने इस हमले में होमगार्ड के एक और जवान नीरज खान की भी हत्या कर दी। वो नीरज खान जिसके खुद के पिता करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना की तरफ से लड़े थे। अब अगर सब कुछ मजहब की खातिर ही हो रहा था तो नीरज खान को मारने वाले उनके घर वालों को इस हत्या का क्या हिसाब देंगे? उन्हें ऐसी कौन सी तसल्ली देंगे कि वो लोग चुप हो जाएं? इसलिए बॉस, लड़ाई कैसी भी क्यों ना हो, चाहे किसी दोस्त से हो, चाहे किसी देश से हो, चाहे किसी वर्ग से, लेकिन आप हिंसा करके, वायलेंस करके सामने वाले से कभी भी अपनी बात नहीं मनवा सकते। एंड में आपको बातचीत से ही हर मसले का हल निकालना पड़ता है। सालों तक चलने वाले युद्ध भी एंड में बातचीत से ही रुकते हैं। हिंसा करके किसी को मार के आप दूसरे को खत्म तो कर सकते हो, मगर कभी उसके साथ रह नहीं सकते। अपनी ताकत का डर दिखाकर उसका प्यार, उसकी इज्जत नहीं पा सकते। और यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, यहाँ इतने तरह के लोग रहते हैं, जाहिर सी बात है आपस में डिसएग्रीमेंट भी होंगे, मगर जब वायलेंस को, हिंसा को, शक्ति प्रदर्शन को सामने वाले रौब जमाने का औजार बना लें तो हम कभी एकजुट नहीं हो सकते, कभी एक साथ नहीं रह सकते। अमेरिका के किसी अखबार में जब ये खबर छपेगी कि नूह में हिंसा हुई, मणिपुर में लोग मारे गए, तो उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं होगा कि इसका कसूरवार कौन है, पहल किसने की, किसके वीडियो की वजह से सामने वाला भड़का। उनके लिए सिर्फ भारत का ही नाम होगा और सिर्फ भारत का ही नाम खराब होगा, सिर्फ भारत की बदनामी होगी।
अब ऐसे में हमें यह तय करना है कि हम आपसी विवाद पर दूसरे को नीचा दिखाकर ऐसे ही लड़ते रहना है हमें, या ठंडे दिमाग से यह तय कर लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग सिर्फ बातचीत से ही अपने झगड़े सुलझाएंगे। हमें यह मानना ही होगा कि सारी गलती हमेशा दूसरे पक्ष की नहीं होती है, मैं भी गलत हो सकता हूं, और अगर हम ऐसा मानने के लिए सोचने के लिए रेडी हैं तभी मणिपुर से लेकर नूह तक होने वाली हिंसाएं रुक सकती हैं, वरना तो ये सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा जैसे अब तक चल रहा है। कुछ लोग गुरसेवक को मारने पर खुश होंगे तो कुछ लोग इमाम साद की हत्या करके जश्न मनाएंगे। मरे चाहे कोई भी, मगर हर बार कत्ल इंसानियत का होगा। अनाथ बच्चे ही होंगे, रोएंगी उन घर की माएं ही। उन बच्चों की खातिर, उन माओं की खातिर ये सब रुकना होगा, रोकना होगा। अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, सही लगी हो तो और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। शांति से रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद।